दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत प्रोजेक्ट संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 5 राज्यों के चुनाव को लेकर तमाम तरह की उत्सुकता वर्तमान के राजनीतिक माहौल में लगातार बनी हुई थी और आज चुनाव आयोग के द्वारा 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा कर दी गई है। तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम। और 7 नवंबर से ये चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 7 नवंबर को मिजोरम में मतदान है। उसके पश्चात लगातार विभिन्न चरणों में इन चारों राज्यों में प्रक्रिया चुनाव की होगी और 3 दिसंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे। और अब 3 दिसंबर की जो तारीख है वह भारतीय राजनीति को दिशा की जो तय करने में बड़ी भूमिका निभाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और सभी भी इसी तरह का अनुमान लगा रहे हैं क्योंकि अगले साल के अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होंगे और उसके जो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम है वह कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की तस्वीर को भी काफी हद तक परिलक्षित कर देंगे। ऐसा अनुमान सभी राजनीतिक विश्लेषक लगा रहे हैं और इसलिए जो मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस के साथ जो सभी तमाम राजनीतिक दल हैं वह इन 5 राज्यों के चुनाव की तरफ अपना पूरा प्रयास भी कर रहे हैं अपने पक्ष में करने के लिए। और साथ ही उस पर निगाह भी सभी नेताओं की, राजनीतिक लोगों की लगी हुई है। और इसी बात पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ देश का बहुत ही वरिष्ठ पैनल है। हमारे सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, बहुत ही बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर विख्यात हैं। उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हरिशंकर जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर वह भी बड़े विख्यात है, सुप्रसिद्ध है, उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ। साथ ही हिमांशु जी भी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और राजनीति पर बड़ी उनकी पैनी नजर रहती है, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले हिमांशु जी से करता हूँ। हिमांशु जी, आपको क्या लगता है जो 5 राज्यों के चुनाव की आज घोषणा कर दी गई चुनाव आयोग के द्वारा और मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस के मध्य इस 5 राज्यों में 3 राज्यों के अंदर सीधा उनका मुकाबला है और साथ ही तेलंगाना में वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी जो वर्तमान में वहाँ की सरकार में शामिल है उसका भी कांग्रेस से सीधा मुकाबला है और मिजोरम में क्षेत्रीय पार्टियों के बीच परस्पर एक राजनीतिक रूप से हम संघर्ष देखते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम जो भी आएंगे, जिसके पक्ष में भी आएंगे, क्या उससे भारतीय राजनीति की दिशा और दशा भी तय होगी? नवंबर में चुनाव की तारीख डिक्लेयर होने की संभावना बिल्कुल मतलब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई थी। तो ये आज मतलब उस चर्चा को एक बिंदु लग चुका है अभी कि ये अभी आ गया है और इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई। देखिए, थोड़ी देर पहले एक दूसरी पैनल पे सुनील शुक्ला जी थे, मैं था, तो वहां पे भी यही चर्चा हुई। जिस तरीके से लद्दाख काउंसिल के जो परिणाम आए और जो कुछ भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक पब्लिक सेंटिमेंट या पब्लिक वेव हमको नजर आ रहा है। पिछले दिनों में जो चर्चाएं हमने देखी मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, जिस तरीके से बातें आ रही है राजनीतिक गलियारों में, तो बिल्कुल ये तय है कि बदलाव संभव है। राजस्थान में हालांकि बदलाव नहीं होता है, हर 5 साल में बदलाव होता है, लेकिन इस बार शायद राजस्थान में बदलाव ना हो, ऐसे कुछ राजनीतिक समीकरण वहां पे आकार ले रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी मतलब ये भाजपा की सरकार कितनी टिकेगी, क्योंकि हमने देखा एक सोशल मीडिया पे भी एक जो टीचर थे वो उन्होंने पोस्ट वायरल की थी कि यहाँ पे नौकरियां है नहीं और आप बोल रहे कि नौकरियां दे दी है। तो ये सब चीजें पब्लिक से अभी ये मुद्दे उठना शुरू हो चुके हैं, जिन मुद्दों के ऊपर इंडिया का जो गठबंधन है जिस तरीके से बातें कर रहा है, नौकरी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, मतलब सॉरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई, सॉरी। तो इन मुद्दों के ऊपर पब्लिक अभी कॉन्सेंट्रेट करना उन्होंने शुरू कर दिया और इन मुद्दों के ऊपर बातचीत करनी शुरू कर दी। तो क्या होगा इस चुनाव में? ये जो 5 राज्यों के चुनाव है वो एक तरीके से अगर हम देखने जाए तो इंडिकेटर है लोकसभा की 2024 की जो इलेक्शन होने वाली है उसके लिए। लेकिन ये जो इजराइल में जो चीजें हुई है उसको लेके कहीं ना कहीं मैं सोशल मीडिया जब देखता हूँ तो आईटी ट्रोल्स, आईटी सेल के जो लोग हैं वो एकदम एक्टिव हो चुके हैं सडनली कि यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है, लेकिन एक इंसान आपके बीच है तो ये नहीं होने दे रहा है। तो ये लोग ये जो इजराइल वाला जो मुद्दा है उसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकली एनकैश करना चाहते हैं। वही जो राजनीति होती है कास्ट एंड कम्युनिटीज की, उसी मुद्दे पे ले जाके इसको एनकैश करने के मूड में, क्योंकि मणिपुर पे तो इन्होंने बात नहीं की। आज गुजरात में देखिए तो टैट और टाट के जो टीचर्स है वो धरने पे बैठे हैं, महिलाएं धरने पे बैठी है, तो उसके बारे में तो बात नहीं हो रही है। उसके बारे में तो आईटी ट्रोल के वगैरह के जो आईटी सेल्स के लोग हैं वो कुछ नहीं लिखते हैं सोशल मीडिया पे। लेकिन इजराइल में जो हुआ उसको लेके एक तरीके से एक भय दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है। अब सोचिए इसका निवारण क्या हो, कैसे हो। तो मुझे लगता है आने वाले चुनाव इसी दिशा में होंगे, क्योंकि सरकार के पास विकास, प्रगति या नौकरियां या महंगाई या बेरोजगारी या करप्शन के बारे में तो बात करने के लिए कुछ है नहीं। तो इस दिशा में मुझे लगता है ये चुनाव जाएंगे, यही बातें होंगी। लेकिन
पब्लिक अभी इन मुद्दों को कंसीडर नहीं कर रही है, दरकिनार कर रही है। हालांकि इन इन चुनावी रैलियों में शायद हमको ये भी देखने को मिले कि कुछ घोषणाएं हो सकती है राम मंदिर को लेके या इन सब मुद्दों को लेके, क्योंकि ये भी एक सेंटिमेंट बिल्टअप करने की बात है। तो इसके चलते मुझे लगता है देखना पड़ेगा कैसे जो परिणाम आने वाला है 5 दिसंबर या 3 दिसंबर को मेरे ख्याल से, तो वो परिणाम किस दिशा में कैसे आते हैं, तो तब जाके कुछ तय हो पाएगा कि पब्लिक ने कौन सी मतलब जो विचारधारा है उसको लिया है। हालांकि काउंसिल के जो इलेक्शन है उसके और स्टेट के इलेक्शंस अलग होते हैं, और उसके ऊपर भी मतलब अगर आप देखने जाए तो लोकसभा के इलेक्शंस अलग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंडिकेटर्स है। तो काउंसिल के जो इलेक्शन है वो इंडिकेटर है। पिछले दिनों में कर्नाटका के इलेक्शन से जो वो भी इंडिकेटर थे, और ये इलेक्शंस भी मुझे लगता है 5 राज्यों के एक इंडिकेटर रहेंगे। जिस तरीके से ये लोग एक दम भर के चल रहे हैं कि उनका एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक है, और मुझे लगता है इंडिया के लिए भी ये ड्राई रन हो जाएगा। अगर देखने जाए इंडिया का जो गठबंधन है उसके लिए भी ये ड्राई रन हो जाएगा 5 राज्यों में, कि किस कोऑर्डिनेशन से कैसे ये लोग काम कर पाते हैं। क्योंकि सत्ता पक्ष में जो पार्टी बैठी है फिलहाल सेंट्रल में भाजपा, उनका कहा जाता है कि बूथ मैनेजमेंट, माइक्रो प्लानिंग, तो इंडिया का गठबंधन इस दिशा में ये शायद मुझे लगता है वार्म अप मैच जैसा हो जाएगा 5 राज्यों के इलेक्शंस, और उसमें किस दिशा में परिणाम जा सकते हैं। एक संभावना मैं ये भी देख रहा हूँ, जो पिछले साल मैंने कई मतलब पिछले चुनाव के वक्त इन 5 राज्यों के, क्योंकि ये भी लोकसभा से कोइंसाइड होते थे 2019 के, तो मैंने कहा था क्लियरली कि मध्य प्रदेश वगैरह में शायद वो बॉर्डर लाइन केस बिल्टअप करे, राजस्थान वगैरह में, तो ऐसा भी इसमें संभावना है कि बॉर्डर लाइन केस बिल्टअप हो इन राज्यों में, हार भी जाए बीजेपी, और बाद में सत्ता में आने के बाद खरीद फरोख्त जैसे शुरू होती है वैसे होता है, तो लोकसभा में भी मतलब ये कयास भी हो और शायद ये ना भी हो। तो ये सब संभावनाओं के ऊपर आधारित है कि किस दिशा में ये जा सकते। लेकिन मैं बिल्कुल मानता हूँ ये इलेक्शंस एक क्वार्टर फाइनल्स जैसे हो जाएंगे इंडिया के लिए, उनकी कोऑर्डिनेशन के लिए, उनके मेंबरान के लिए, और बीजेपी के लिए भी मतलब ये एक तरीके से लिटमस टेस्ट है कि 2024 कैसे पैन होगा। आपके पास एक कमिटेड वोट बैंक है 37% का, तो उसके सामने कंसोलिडेटेड वोट बैंक है अगर 73% का, वो कैसे बिहेव करता है, ये पैटर्न भी मुझे लगता है इसके ऊपर से आप स्टडी कर पाएंगे। हालांकि योगेंद्र यादव वगैरह ने तो क्लियरली एक फोरकास्ट कर ही दिया है कि इस बार बीजेपी हार रही, लेकिन मुझे लगता है ये 5 राज्य के चुनाव उस दिशा में, अगर ये कोई स्टेटमेंट ऐसे आते तो उस दिशा में कैसे जाएगा, क्या होगा, ये सूचक रहेंगे ये 5 राज्य के चुनाव। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, 5 राज्य चुनाव में कहीं ना कहीं बड़े संकेत देंगे। और हरिशंकर जी के पास आता हूँ। हरिशंकर जी, आपको क्या लगता है जैसे हिल काउंसिल के कल चुनाव परिणाम आते हैं लद्दाख से, कारगिल से, और उसने भी जैसे हिमांशु जी ने कहा कि संदेश कहीं ना कहीं है कि मतदाताओं के मन की जो मन स्थिति है किस तरह की है। और हिमाचल और कर्नाटक की अगर हम बात करें, या उपचुनाव विभिन्न प्रदेशों के अंदर जो देश के विभिन्न हिस्सों में हुए हैं, उनके भी चुनाव परिणाम कुछ ना कुछ इशारा राजनीतिक रूप से कर रहे हैं। ऐसे में इन 5 राज्यों चुनाव की जो अब गतिविधियां शुरू हो गई हैं, इसको आप किस नजर से देखते हैं? क्या इसका आप किस तरह से परिभाषित करेंगे? कौन सा राजनीतिक दल आपको बढ़त हुआ दिखाई देता है? देखिए, लद्दाख की जहां तक बात है उस पर इन लोगों को बहुत उम्मीद थी, और इन्होंने 370-71 के बाद में उसको जो अलग बनाया था, तो वो बहुत अभी ऐसा है कि राहुल गांधी अभी वहां यात्रा कर आए थे। तो राहुल गांधी की यात्रा के बाद में वो काफी वहां पर परिस्थितियां बदली हैं, और राहुल गांधी का असर है। भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा था वो, अभी जो मोटरसाइकिल पर गए थे। तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस के पक्ष में स्थितियां बहुत तेजी से बदली हैं, और दूसरा एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों की जेब में छेद हो गए हैं। एक वो वजह है, नौकरियां नहीं है, आमदनी नहीं है, महंगाई है, और उसमें भी जिस महंगाई को सत्ता नियंत्रित कर सकती है उसमें भी उसका कोई विश्वास नहीं है। वो खुद भी मतलब जब सत्ता लुटेरी हो जाए, तो जब क्रूड ऑयल सस्ता मिल रहा था तब क्रूड ऑयल किस रेट पर बेचा जा रहा था, क्रूड ऑयल अब महंगा होगा फिर बढ़ता चला जाएगा। तो ये जिस तरीके से इन्होंने हर चीज में, जीएसटी में, इसमें उसमें जो सरकार ने दोनों हाथों से, भाई जनता को आप एक तरफ 5 किलो चावल या 2 किलो चावल या जो भी दे रहे हो, फ्री भी दे रहे हो,
उसके बदले में केंद्र सरकार बहुत सारे ऐसे टैक्सेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं जो जिनके हाथ से वो ले रही है और ज्यादा ले रही है, मुनाफाखोर सरकार हो गई है। तो जब अब जनता इसमें पिस रही है और मुनाफाखोर सरकार है, उसका सामाजिक सरोकारों से कोई लेना देना नहीं है, तो लद्दाख के काउंसिल के जो सैंपल आया है, जो वहां पे परिणाम आए हैं, वो एक इस बात का प्रतीक है कि जनता त्रस्त है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जनता में असर हुआ है और लोग अब राहुल गांधी को बहुत गंभीरता के साथ लेने लगे हैं। जो अरबों खरबों रुपया खर्च करके, ट्रोल करके, आईटी आर्मी बना के उनकी पप्पू वाली छवि जो बनाई थी, वो सारी की सारी ध्वस्त हो गई है। और मुझे लगता है इस बार जो कांग्रेस ने खड़गे को अध्यक्ष बनाया है, उसमें दक्षिण में तो भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलना मुश्किल हो जाएगा। और इस बात की संभावना है, कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगी कि कांग्रेस मतलब इन राज्यों में तेलंगाना से कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत होने वाली है। ऐसा मतलब दिखाई दे रहा है। लोगों से अगर उधर बात होती है तो पता चलता है कि वहां बहुत ऐसी स्थिति है कि वहां ट्रिमेंडस होने वाली है। उसके बाद छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए बिल्कुल अजेय स्थिति में है आज की तारीख में। देखें, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुकाबला रहेगा, कांटे का मुकाबला रहेगा। और देखेंगे कि उस वक्त क्या होता है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ नेगेटिव फैक्टर्स भी हैं कुछ, वसुंधरा राजे और मामा, ये दोनों फैक्टर कहीं ना कहीं तो भारतीय जनता पार्टी में ही डेंट मारने वाले हैं। तो आने वाले समय में कुछ और दिनों में जैसे जैसे चुनाव प्रचार बढ़ेगा, जनता के रुख का पता चलेगा। और अभी भी चल रहा है कि रैलियों में आप देखिए कि जहां राहुल, प्रियंका, खड़गे ये लोग जा रहे हैं, वहां भीड़ जुट रही है। और जहां ये बाकी के लोग जा रहे हैं, वहां कुर्सियां खाली दिखाई देती हैं। तो ये इंडिकेटर है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी योद्धा हैं। वो आखिरी दम तक, उन्हें मालूम होगा हार रहे होंगे, तब भी वो पूरा जोर लगाए रखते हैं बजरंग दल को बजरंग बली से तक जोड़ने में। कनेक्टिविटी में शायद दिक्कत आ रही है। जो भी वो कर सकते हैं चुनाव जीतने के लिए, चुनाव जी कहीं ना कहीं इंटरनेट में परेशानी, कनेक्टिविटी में। और मैं सुनील जी के पास आता हूँ। सुनील जी से आपने हरिशंकर जी को सुना और उन्होंने भी संकेत दिया कि हिल काउंसिल के चुनाव में हिमांशु जी ने भी कहा था। और कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर जो अंतर्द्वंद देख रहे हैं बड़े नेताओं के बीच में, चाहे वो राजस्थान में हो वसुंधरा राजे को लेकर जो केंद्रीय नेतृत्व है, और भाई ऐसे मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं जो वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके बीच में भी कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व के साथ अविश्वास बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में हम दूसरी तरफ देखें, कांग्रेस का जो प्रादेशिक नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व है, उनके अंदर समन्वय दिखाई देता, सामंजस्य दिखाई देता है। तो ये और साथ ही जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जैसे महंगाई की बात की है शंकर जी ने, और रोजगार की बात की, बेरोजगारी की बात की, तो ऐसे जो मुद्दे हैं वह कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। क्या लगता है आपको इन पांचों राज्यों के चुनाव के अंदर? धन्यवाद प्रशांत जी। चुनाव की जो घोषणा हुई है, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आखिर तेलंगाना को अन्य राज्यों की तुलना से अलग 15 दिन बाद चुनाव क्यों कराया जा रहा है। आप 2018 का चुनाव याद कीजिए, तेलंगाना में जो चुनाव था राजस्थान के साथ हो गया था। और इस बार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन सभी राज्यों के चुनाव के बाद मिजोरम का चुनाव कराया, तेलंगाना का चुनाव कराया जा रहा है। और दोनों में 15 दिन का, लगभग 15 दिन का अंतर यह मेरे जैसे व्यक्ति की समस्या पर है कि ऐसा क्यों किया गया। एक तरफ केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में बेहतर कानून व्यवस्था का होने का दावा करती हैं, तमाम तरह के अराजक गतिविधियों पर नियंत्रण करने का दावा करती हैं, हर तरह से लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का बेहतर उपयोग करने का दावा करती हैं। और वहाँ तेलंगाना जैसे छोटे राज्य में का चुनाव भी एक साथ न कराया जाना, यह लगता है कि आप
ये तार्किक निर्णय नहीं है। ये निश्चित ये जरूर है कि 2018 के चुनाव की तुलना में इस बार का चुनाव 2 दिन कम में पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन तेलंगाना के चुनाव में इतने दिनों का अंतर यह उचित नहीं है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में तो ठीक है, छत्तीसगढ़ चूंकि एक माओवादी प्रभावित राज्य है और वहाँ पे चुनाव 2 चरणों में होते रहे हैं, 2 चरणों में इस बार भी हो रहे हैं, लेकिन पिछली बार जो अंतर था वो 8 दिनों का था, इस बार अंतर 10 दिनों का, 7 और 17 दो डेट है और पिछली बार 12 और 20 था। तो यह चुनावों की अवधि लगातार कम होनी चाहिए। उचित तो यह होता है कि जो अभी आपने 3 दिन चुनाव हो रहे हैं, 7 तारीख को, 17 तारीख को और 30 तारीख को, इस बार को जो चुनाव माने कि 4 डेट्स हैं चुनाव की। एक डेट में चुनाव हो जाता है या अधिक से अधिक 2 डेट में होता। इतना लंबा खींचने का कोई औचित्य नहीं है। जब टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत हो गई, एक तरफ सरकार ये कहती है कि चुनाव के लंबे खींचने से खर्चे बढ़ते हैं, तो उसको कम किया जा सकता है। इतने पूरे देश में चुनाव नहीं हो रहा है, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, छोटे छोटे राज्य हैं, उन राज्यों में अवधि आप कम कर सकते थे। लेकिन यह इस तरह से 4 दिन चुनाव कराना ये मुझे तर्कसंगत नहीं लगता। अब रही बात कि विभिन्न राज्यों में स्थितियां क्या हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो यह दावा किया था कि धारा 370 खत्म करके जम्मू कश्मीर में उसने जनता की भावनाओं का सम्मान किया। जनता चाहती थी और उससे एक बेहतर सामाजिक परिवर्तन आया है। वहां धारा 370 को खत्म करने के लिए भारत के नक्शे से एक पूर्ण राज्य को खत्म कर दिया गया, इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए। और यह बात कही गई कि वहां के स्थानीय जनता भी इसके पक्ष में है। लेकिन जो लद्दाख कारगिल के परिषद के चुनाव के परिणाम आए हैं वो तो इस बात का संकेत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर सिमट गई, 8 इलाकों में उसको उम्मीदवार नहीं मिले और लगभग 9 क्षेत्रों में उनकी जमानत जब्त हो गई। तो एक राजनीतिक दल के रूप में आप लोगों का रुख और रवैया आपके प्रति क्या है, ये इस बात का संकेत है। लोगों की भावनाओं अपेक्षाओं पर आप कितने खरे उतरे हैं या उन पर कितना खरे उतरने की आपने कोशिश की है और जनता उसको किस रूप में लेती है, इसका परिणाम है ये, इस बात का संकेत है। आपने जो भी चुनाव कराने के जो भी प्राथमिक शर्तें हैं वो सभी जम्मू कश्मीर में पूरी हो चुकी है। यानी कि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, मतदाता सूचियों के अद्यतन करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आप दावा कर रहे हैं कि जो आतंकवादी गतिविधियां थी उस पर नियंत्रण आपने कर लिया है। आपका ये भी दावा है कि घुसपैठ की घटनाएं घटी हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है, लोगों में शांति और सुरक्षा का भाव है। तो फिर चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? या जो रीजनल काउंसिल्स हैं उनके चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में? गोया कि सत्तारूढ़ दल जो है केंद्र में, उसको लगता है कि उसके अनुकूल चुनाव की स्थितियां यहाँ नहीं। और लद्दाख और कारगिल के इस परिषद के चुनाव ने इसमें मोहर लगाई है। अगर आप बात करें जो सर्वेक्षण आ रहे हैं और जिस तरह का राजनीतिक माहौल दिख रहा है, राजस्थान में सर्वाधिक कड़ा संघर्ष है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। कांग्रेस वहां सत्ता को बनाए रखना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी उस सत्ता में उसे छीनना चाहती है। 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन की परंपरा रही है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, और ये लगातार होता चला रहा है। इस बार स्थितियां कम से कम ये दिख नहीं रही। एंटी इनकम्बेंसी का कोई माहौल दिख नहीं रहा है कि सरकार बदलने के पक्ष में लोग, या इस तरह का एक आक्रामक माहौल दिख रहा हो कि लोग गहलोत सरकार से असंतुष्ट हैं, उनको इस सत्ता से बाहर करना चाहते हैं, जैसा कि कर्नाटक के चुनाव में दिखाई पड़ा था। कर्नाटक के चुनाव में यह बात एकदम साफ साफ दिख रही थी कि लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से
उबे हुए हैं और सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। परिणाम जब आया तो जो भावनाएं दिख रही थी वही उसी स्तर के परिणाम भी है। राजस्थान में कांग्रेस ने अपने सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों के तहत, अपने गवर्नेंस के तहत विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करके और महंगाई से राहत देने के तमाम कदम उठा करके लोगों को यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह अपने गवर्नेंस के बूते दोबारा जन समर्थन हासिल करना चाह रही है। अभी तक जो राजनीतिक सर्वेक्षण भी आ रहे हैं उसमें अशोक गहलोत को लेकर के कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और वह आज भी प्रदेश के में सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का भी कोई आरोप नहीं। दूसरी तरफ जो एक बात कही जा रही थी कि कांग्रेस में बिखराव है, कांग्रेस ने आपको संगठित करने की कोशिश की है और ये कोशिश की है कि जो अलग अलग गुट थे उनको एक रखा जाए और पूरी ताकत से चुनाव लड़े। अपने को एकताबद्ध करके जिस तरीके से राजस्थान में कांग्रेस अपने आप को चल रही है, इसने भी लोगों के बीच में एक संदेश दिया है और अपने दोबारा जन समर्थन हासिल करने की कोशिश को उसने और ताकत दी है। भारतीय जनता पार्टी में बिखराव है। सबसे बड़ा बिखराव तो वसुंधरा राजे को भी लेकर के है। अभी तक चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जितनी समितियों की घोषणा की है उसमें वसुंधरा जी को कोई स्थान नहीं मिला है। विभिन्न सार्वजनिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में भी वसुंधरा जी को वो महत्व नहीं मिला जो महत्व उनको मिलता रहा है या उनको एक राजनीतिक पर्यवेक्षक के रूप में मुझे लगता है कि मिलना चाहिए। मेरी अपनी ये समझ है कि वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी की एसेट है, एक ताकत है वो, और वो अकेली नेता है जिनका पूरे राजस्थान में असर है, राजस्थान के सभी जिलों में उनका असर है और जो वहां की 3 प्रभावी जातियां हैं उनमें उनका बहुत जबरदस्त पब्लिक कनेक्ट है। लेकिन क्यों, और इस बात का भी श्रेय उनको जाता है कि उन्होंने अपने अकेले बूते पर पहली बार राजस्थान में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई थी। इस समय वो क्यों, उनको महत्व क्यों नहीं मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। वो ये कर रही है कि वो किसी को भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाएगी। इस रणनीति से उसको कितना फायदा होगा मुझे संदेह है। अतीत यह बताता है कि जब भी क्षेत्रीय नेताओं को किसी भी राजनीतिक दल ने अवहेलना की उसको नुकसान उठाना पड़ा। कर्नाटक में जब कांग्रेस ने वीरेंद्र पाटिल की अवहेलना की उसका कितना नुकसान हुआ इतिहास गवाह है। उसी कर्नाटक में येदियुरप्पा की जब राजनीतिक अवहेलना की भारतीय जनता पार्टी ने, क्या नुकसान हुआ ये सभी लोगों के सामने तथ्य। जहां जहां भी अगर आप क्षेत्रीय नेताओं की अवहेलना करेंगे, कांग्रेस का सबसे बड़ा नुकसान विभिन्न राज्यों में इसी कारण हुआ कि कांग्रेस ने अपने क्षेत्रीय नेतृत्व को बहुत महत्व नहीं दिया जब वो खुद ताकतवर थी। आज उसी रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चलती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी चीज कि जिस तरह की बौखलाहट है, मतलब अभी तक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा न होना, राजस्थान में उम्मीदवारों को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं होना, यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी में भी बेचैनी है और एक कांग्रेस के साथ जिस आक्रामक तरीके से उसको चुनाव लड़ना चाहिए वह उस तरह का चुनाव लड़ती हुई दिख नहीं रही। सर्वेक्षण भी बता रहे हैं कि कांटे की लड़ाई है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी इसको स्वीकार किया है कि हम वहां लड़ाई में हैं, कड़े संघर्ष में। मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति दिख रही है। कमोबेश वही स्थितियां हैं जो कर्नाटक में थी। कर्नाटक में भी स्थानीय लोगों ने सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और कर्नाटक की सरकार ने उन आरोपों से निकलने के लिए या लोगों को संतुष्ट करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। पूरे 5 साल के अपने शासनकाल में कर्नाटक में भी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। जिस मंत्री जी को भ्रष्टाचार के आरोप में सरकार से इस्तीफा लिया गया था उन बारे में भी सरकार का रवैया, कर्नाटक सरकार का रवैया बहुत ही लचर था, कोई बहुत गंभीर जांच नहीं की गई। मध्य प्रदेश में वही स्थिति है। मध्य प्रदेश में जो ये लगे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वहां के स्थानीय ठेकेदारों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। तमाम तरह की योजनाएं परियोजनाएं लंबी चल रही हैं, लेकिन उन आरोपों से निपटने के बजाय भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार ने प्रियंका गांधी के ऊपर 41 जिलों में मुकदमे दर्ज करा दिए। मुकदमे दर्ज कराना भ्रष्टाचार से निपटना नहीं होता। जो अतीत में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, व्यापक का घोटाला मध्य प्रदेश में पूरे देश में जग जाहिर है, उसका क्या हुआ आज तक उसके बारे में कोई
लोगों को जानकारी नहीं है, सार्वजनिक डोमेन में तमाम तथ्य सामने नहीं है। कितनी गंभीरता से जांच की जा रही है, लोगों के सामने वो तथ्य सामने नहीं। प्रियंका गांधी ने या कांग्रेस के नेताओं ने मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर 200 से अधिक भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन भ्रष्टाचार के आरोपों से सरकार ने न तो इनकार किया, न जांच करने की बात की और न यह कहा कि आरोप झूठे। तो एक तमाम भ्रष्टाचार के आरोपों से मध्य प्रदेश की सरकार घिरी हुई है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश बीजेपी जिस बात के लिए जानी जाती थी, एक संगठित पार्टी, कोई गुटबंदी नहीं, कोई खेमेबंदी नहीं, एक नेता जिसके आधार जो कहेगा वो बात मानी जाएगी, वो अभी नहीं दिख रहा। शिवराज सिंह चौहान वही नेता है जिन्होंने 2008 में 2013 में इस सरकार को बहुमत दिलाई थी, और उस समय जो आज केंद्रीय नेतृत्व में लोग हैं उनका वो दखल नहीं था या वो असर नहीं था जो आज है। मोदी जी का असर 2018 के चुनाव में था, लेकिन 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई और कांग्रेस से कम सीटें उसको मिली। लेकिन अकेले बूते पर उन्होंने 2008 और 2013 के चुनाव में जीत दर्ज कराई थी शिवराज सिंह चौहान। लेकिन आज उनकी भी अवहेलना हो रही है। अभी तक 78 सीटों की घोषणा कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में, लेकिन उस सूची में मुख्यमंत्री का नाम नहीं है। यह भी नहीं है कि वो चुनाव लड़ेंगे अभी कि नहीं लड़ेंगे। ये तो संकेत दे रही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा। एक नेता के अभाव में चुनाव का लड़ना कितना अपीलिंग होगा आम लोगों के लिए, यह इतिहास के नजरिए से अगर आप देखें तो यह आत्मघाती रहा। हर जिस राज्य में भी अगर आपने अपना चेहरा सामने नहीं किया तो आपको नुकसान होगा। जिस किसी दल ने भी प्रयोग करने की कोशिश की उसको नुकसान होगा। स्थानीय नेतृत्व के कारण स्थानीय लोगों में एक तरह का आकर्षण दिखाई पड़ता है अपने नेता के प्रति, अपनी पार्टी के प्रति। तो बिखरी हुई भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान की उपेक्षा, भ्रष्टाचार के तमाम आरोप या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की एकजुटता, तमाम तरह के सामाजिक योजनाओं की घोषणा, विभिन्न ओल्ड पेंशन योजना की बहाली और लोगों के सामाजिक सुरक्षा के लिए दिए जा रहे आश्वासन, महंगाई से राहत दिए जाने के लिए उठाए जाने वाले कदम, ये लोगों को आकर्षित करते हुए दिखाई पड़ते हैं। परिणाम क्या होगा आने वाला समय बताएगा। छत्तीसगढ़ में सबका मानना है कि वहां कांग्रेस अपनी सत्ता बहाल रखने में सफल हो जाएगी। ये तमाम सर्वेक्षण ही बता रहा है। बीजेपी भी पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ कोई राजनीतिक माहौल नहीं बना पाई। आज प्रधानमंत्री जी के दौरे हो रहे हैं, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं भूपेश बघेल के सरकार के ऊपर, लेकिन पिछले 5 वर्षों में अगर कोई राजनीतिक माहौल खड़ा हुआ हो छत्तीसगढ़ में, यह दिखा नहीं। दूसरी तरफ अपने सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से कांग्रेस की सरकार ने समाज के सभी वर्गों में एक अपनी छाप छोड़ी और अपने प्रति का आकर्षण पैदा हुआ। इसीलिए एक एंटी बंसी का जो राजनीतिक माहौल है वो दिख नहीं रहा। अंदर कोई अंडर करंट हो तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी अंडर करंट के सामने से दिखा नहीं। और अब तक जो राजनीतिक सर्वेक्षण भी आ रहे हैं वो भी इस बात को बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी वहां भी बिखरी हुई है, कोई नेतृत्व उनके सामने वहां नहीं है। सामूहिक नेतृत्व पे चुनाव लड़े जाने की बात की जा रही है। यह कितना सार्थक होगा, यह प्रयोग भारतीय जनता पार्टी तीनों राज्यों में कर रही है, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में। यह प्रयोग दोबारा से इसके जनमानस के हिसाब से इसका परीक्षण होना है। अतीत में इसको लोगों ने स्वीकार नहीं किया। तेलंगाना की स्थिति साफ साफ हो रही है कि वहां लड़ाई बीआरएस और केसीआर और कांग्रेस के बीच में। अब तक के पहले जो कहा जाता था कि बीआरएस में केसीआर साहब आगे हैं, सत्ता में दोबारा लौट सकते हैं, लेकिन अब ये बात कही जाने लगी है, राजनीतिक सर्वेक्षणों में कहा जाने लगा है कि कांग्रेस वहां लड़ाई में है। कांग्रेस ने वहां पे इस लड़ाई को बहुत मजबूती से अपने आप को सत्ता के दावेदार के रूप में प्रस्तुत किया। बीजेपी वहां पिछड़ी हुई है, वहां भी बीजेपी के सामने नेतृत्व का ही संकट है, जबकि कांग्रेस ने युवाओं को रोजगार देने, भ्रष्टाचार के मुद्दे, इन तमाम मुद्दों को लेकर के अपने आप को लोगों के बीच में प्रस्तुत किया है। क्या राजनीतिक परिणाम आएंगे आने वाला समय बताएगा, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस ने अपनी स्थिति वहां मजबूत की है। मिजोरम में जहां चुनाव होना है वहां भारतीय जनता पार्टी का नाम ही नहीं ले रही है। प्रधानमंत्री जी मणिपुर की घटनाओं को लेकर के आज तक कुछ बोले नहीं। मणिपुर के तमाम शरणार्थी मिजोरम में पहुंचे हुए हैं,
एक अलग तरह का वहाँ आक्रोश है लोगों के बीच में। इस लिहाज से अगर देखा जाए, मणिपुर की घटना के लिहाज से देखा जाए तो निश्चित रूप से मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर रहेगी। कांग्रेस की उपस्थिति वहां है, कांग्रेस दोबारा सत्ता में आएगी कि नहीं आएगी नहीं कहा जा सकता, लेकिन निश्चित रूप से मणिपुर की घटनाओं ने मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को कमजोर किया है। जी जी बिल्कुल, आपने जो राज्यवार विश्लेषण किया है निश्चित रूप से बड़ा सार्थक भी है और कहीं ना कहीं जो वर्तमान की राजनीति को परिलक्षित भी करता है। मैं हिमांशु जी के पास था, हिमांशु जी से सुनील जी ने पूरे राज्यों का विस्तार से उन्होंने उसका परिभाषित किया कि किस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां हैं वहाँ पर। तो ऐसे में अगर हम देखें वर्तमान में जो मुद्दे इस समय राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, जैसे ओबीसी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, तो ऐसे जो मुद्दे हैं जो जैसे प्रधानमंत्री जी खुद को ओबीसी का वर्ग से बताते थे कि मैं प्रधानमंत्री उसी वर्ग से आता हूँ, ऐसे में जो ओबीसी का मुद्दा है वह जो इन प्रदेश के चुनाव है इसमें किस तरह से आप देखते हैं, जाति जनगणना की जो विषय है उसको किस तरह से देखते हैं? क्या आपका लगता है कि ये मुद्दे इन राज्यों के चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं? मुझसे सवाल है ये? जी हाँ जी हिमांशु। हाँ, देखिए मैं क्लियरली मानता हूँ कि जिस तरीके से सुनील जी ने जो पूरा विवरण दिया, हाल का जो परिस्थिति या जो भी है जिस तरीके से, उसमें बीजेपी के जो कमिटेड कार्यकर्ता है उनकी जो संख्या बल है वो किस तरीके से एक्टिवेट होते हैं इन 5 राज्यों में ग्राउंड पे, ये देखना पड़ेगा, और वोट शेयर किस तरीके से वो अकबंद करते हैं। लेकिन जैसे मैं मानता हूं कि ये अगर इंडिया गठबंधन भी मान लीजिए इसमें डिसाइड करता है कि हमारा ट्रायल रन है और हम गठबंधन के तरीके से ही लड़ेंगे ये चुनाव, और वो अगर ये वोट शेयर गार्नर करता है तो क्लियरली ये एक ड्राई रन होगा, एक तरीके का क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल जो भी बोल दीजिए होगा, जिसमें उनको पता चल जाएगा कि कहाँ पे वो लोग मतलब क्या त्रुटियां है जो उनको एड्रेस करनी है आने वाले लोकसभा के चुनाव में, और किस दिशा में ये लोग जा सकते हैं। क्योंकि शुक्ला जी ने बहुत अच्छे तरीके से पूरा का पूरा जो ब्यौरा सभी 5 राज्यों का जो दिया, जहाँ पे किस दिशा में ये परिवर्तन की लहर हो सकती है नहीं हो सकती है, उन संभावनाओं पे चर्चा की। पर मैं क्लियरली संख्या बल के ऊपर मानता हूँ, क्योंकि बीजेपी का क्या है, देखिए आज का जो संख्या बल है उनका वो 30% वोट बैंक को कैप्चर करके बैठा है, उसके ऊपर वो चल रहा है। अब गठबंधन ने क्या किया है, गठबंधन ने उनको डायरेक्टली चैलेंज किया है कि ठीक है आप 30% पे चलिए, बाकी के 73% हम मतलब कंसोलिडेट करेंगे वोट्स। अगर यही रणनीति बाकी के 5 राज्यों के चुनाव में होती है, मुद्दे यही होते हैं महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, और पब्लिक अब धीरे धीरे इन मुद्दों के तरफ ध्यान देने लगी है। ये कर्नाटका के इलेक्शन में हमने देखा, क्योंकि वहां पे बजरंग दल को लेके जो टीका टिप्पणियां हुई, जो भी हुआ, उनको जो वोट मिली वो पोस्टल कर्नाटका में, वो अलग बात थी। लेकिन ज्यादातर पब्लिक क्या चाहती, मतलब इस देश में, भारत देश में लोग क्या चाहते हैं, नौकरी करे शांति से, उनको रोजगारी हो, अपने घर जाए, अपने त्योहार होते त्योहार मनाए, शांति से जिए। तो पब्लिक को अगर आप देखने जाओ तो ओवरऑल पॉलिटिकल जो भी हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं होता। वो ज्यादातर भारत के नागरिक जो है, ज्यादातर वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन। अगर आप बोलेंगे पीयूसी निकलवा लीजिए तो वो पीयूसी निकलवा लेंगे, आप बोलेंगे ये जीएसटी भरना है भर देंगे, वो ज्यादा इसके बारे में मोर्चाबंदी करते हैं, घेराबंदी करते हैं, इसका विरोध प्रदर्शन वगैरह नहीं करते। लेकिन नौकरियां जब ना रहे, आपके पास धंधा, बेरोजगार, मतलब आपकी आप इकोनॉमी की हालत ऐसी कर दो कि धंधा ही ना रहे, बेरोजगारी बढ़ जाए, तो इसमें समस्या है। बहुत बड़ी चीज जो है मैं जो देख रहा हूँ, हालांकि 33% वुमेन रिजर्वेशन के ऊपर बहुत सारा डिबेट हुआ, इस चुनाव में तो इम्पैक्ट करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि डिलिमिटेशन आएगा, उसके बाद कंस्टिट्यूएंसी कैसे मार्कआउट होती है, क्या होता है, तो मुझे लगता है बड़ा लंबा जो है सफर है इस मुद्दे को लेकर। लेकिन हाँ, इस चुनाव में ये मुद्दा छाएगा। 33% वुमेन रिजर्वेशन के बिल की बात होगी, जैसे मैंने कहा राम मंदिर के मुद्दे की भी बात होगी, लेकिन क्या जो मुद्दे इंडिया उठा रहा है, इंडिया का गठबंधन जो उठा रहा है, उन मुद्दों पे बात होगी? क्या मणिपुर में जो हिंसक वारदात है उसके ऊपर बात होगी? इजराइल वगैरह में जो हो रहा है अभी, इसके वीडियोस वगैरह वायरल हो गए कि अगर आप यहाँ पे ये सरकार नहीं लाते तो ऐसा हो सकता है, वो जो पोलराइजेशन की ज्यादातर हिंदुत्व के प्लैंक पे जिस तरीके से राजनीति होती है भारतीय जनता पार्टी की, मैं हिंदुत्व भी नहीं कहूंगा लेकिन अपॉर्चुनिस्टिक हिंदुत्व के प्लैंक पे, क्योंकि जब उनको जरूरत होती है तब हिंदुत्व का प्लैंक ले लेते हैं, वरना फिर वो मुद्दा कहीं ना कहीं भटक जाता है। और बहुमूल जो मतलब एक मेजोरिटी वोट बैंक जो है हिंदूज की, तो उसको ये वो करता है। और इलेक्शन हमेशा इमोटिव इश्यूज पे फाइट किए जाते हैं,
कौन कितना मतलब करीब है वोटर्स के, इन मुद्दों पे फाइट किया जाता है। तो मुझे लगता है ये जो 5 राज्य के चुनाव है, इसमें ये बात बिल्कुल तय है कि बीजेपी भी अपनी रणनीति किस दिशा में लेके जाती है। क्या वो ये मैसेज देना चाहती है कि नहीं, हम अभी भी पावरफुल है, लोकसभा से पहले वो क्या ये 5 राज्य खोना चाहती है या नहीं चाहती है। गठबंधन जो है वो किस दिशा में अभी से कोऑर्डिनेट करके चलेगा, तब जाके 2024 में कुछ आप, क्योंकि भी 2024 के लिए बहुत वक्त नहीं रहा है और आपको सडनली ये 5 राज्य के, सडनली तो नहीं कहूंगा लेकिन शेड्यूल पे 5 राज्य के चुनाव जिस तरीके से मिल गए, तो ये आपको एक तरीके से, जिसको बोले ना कि एक रिहर्सल करने की पूरी एक प्लेटफॉर्म आपको देते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें आप कैसे काम करते हैं, उसमें सामने वाला दल जो है वो किस दिशा में आपकी स्ट्रैटेजीज के सामने क्या क्या मुद्दे लेके आता है। तो ये मुझे लगता है एक तरीके से एक वार्म अप गेम हो जाएगा। मेरा यही मानना है, ये 5 राज्य के चुनाव गठबंधन के लिए एक वार्म अप गेम है, जिनमें उनको भी पता चल जाएगा कि हम अगर ये करते हैं तो सामने वाला क्या करता है। सामने वाले को ये पता चल जाएगा अगर यही मुद्दों पे ये छाए रहे तो पब्लिक कितना उन मुद्दों को एक्सेप्ट करती है। तो क्या आने वाले 6 दिनों में सरकार फिर उस दिशा में कुछ सडनली काम करना शुरू कर देगी कि चलिए हमको इन मुद्दों को एड्रेस करना पड़ेगा। पर समय बहुत कम है। मेरा ये क्लियरली मानना है कि अगर मान लीजिए कि ये मुद्दों पे सरकार हारती भी है, मतलब सरकार इन द सेंस जो ये जहाँ पे भी ये पार्टियां हैं जो भी राज कर रही है, अगर ये हारती भी है तो ये किस तरीके से रीस्ट्रैटेजाइज करेगी लोकसभा के चुनाव में, ये देखना पड़ेगा। लेकिन ये क्लियरली इंडिकेटर होंगे ये 5 राज्य के चुनाव, और उसमें किस दिशा में ये सब जाता है, मुझे लगता है इसी के ऊपर हम सबकी नजर होनी चाहिए। बाकी तो परिणाम 3 दिसंबर को जो आएंगे तो पता चल जाएगा, मिक्स बैग है क्या है, किस तरीके से हिंदुत्व की फिलोसॉफी या हिंदुत्व का जो विचारधारा है वो काम कर गई, विकास की राजनीति काम कर गई, इमोटिव मुद्दे काम कर गए, या फिर ये गठबंधन जो मुद्दे लेके आया है, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार, इसके ऊपर था। तो मुझे लगता है 3 दिसंबर तक हमको रुकना चाहिए। लेकिन हाँ, बातें यही सब ज्यादातर चुनाव में छाई गई। प्रशांत जी, मुझे एक बाहर जाना है तो मैं आपकी इजाजत लेना चाहूंगा इस चर्चा में से। तो बस इतना ही कहना था। धन्यवाद सभी पैनल का, शुक्ला जी का, हरिशंकर जोशी जी का, आपका सबका थैंक यू हिमांशु। तो हरी जी के पास था, हरी जी से आपने सुना, हिमांशु जी को भी सुना। और जैसे कि हम मानते हैं कि जो बीजेपी की जो रणनीति रहती है उसमें सारी केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर ही सारी निर्भर होती है रणनीतियां उनकी। और लगातार विभिन्न चुनाव में हम 2014 से लगातार देखते रहे हैं कि मोदी जी चुनाव का भार जो अपने कंधों पर लेकर चलते हैं। अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी मुख्य रूप से चेहरे होते हैं। लेकिन वर्तमान दौर में देखें तो जो राजनीतिक चुनौतियां उनकी लगातार बढ़ रही हैं। नई पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है, वह भी ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़ा एक जन समर्थन उनके पक्ष में उस विषय को लेकर है, या महिला आरक्षण विधेयक है, वह भी कहीं ना कहीं उस तरह से फलीभूत बीजेपी के पक्ष में दिखाई देता है जैसे वो उम्मीद कर रहे थे। ऐसे चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। तो इस दौरान ऐसे समय में वह जो प्रादेशिक नेतृत्व है उसको अनदेखी करने की मतलब इतनी बड़ी जो कार्य कर रहे हैं कि चाहे वसुंधरा राजे की बात करें या शिवराज की बात करें, और सारा चुनाव अपने चेहरे पर ही वह केंद्रित करना चाह रहे हैं। प्रादेशिक नेतृत्व जो इतना मजबूत उनका नेतृत्व रहा है, प्रदेश में सुनील जी ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं और 2 बार सरकार उनके नेतृत्व में वहां पे आई है। लेकिन उनकी अनदेखी लगातार करना, तो वहां की जो जनमानस है, उन प्रदेश की जनता है जो उनके समर्थन में इतने सालों से एकजुट है, शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में कहीं ना कहीं जो जनता रही है मध्य प्रदेश की, उसकी नाराजगी झेलने को तैयार है क्या केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का? देखिए, वो क्या झेलने को तैयार है, क्या नहीं झेलने को तैयार है, ये भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ और सिर्फ मोदी जी या उसके बाद शाह साहब बता सकते हैं। एक चीज साफ साफ तौर पर दिखाई देती है कि जो भी नेतृत्व प्रदेश का या केंद्र में है, वो मोदी जी पर चुनौती बनता हुआ दिखाई देगा, भारी बन सकता है, जो कल एक कंपटीशन में आ सकता है। मोदी जी बहुत महीन तरीके से उसकी जो जड़ें हैं वो उसमें मट्ठा डाल देते हैं। अभी कैग की जो रिपोर्ट्स आई हैं, पिछली बार सुनील जी ने ही शायद बताया था, तो गडकरी साहब के खिलाफ 6 रिपोर्ट्स हैं। समझ लीजिए किस तरीके से गडकरी साहब को उन्होंने ढक्कन करवा दिया है, मतलब वो चुनौती ना बन पाए। 7 रिपोर्ट्स हैं जिनमें 6 जो हैं वो गडकरी साहब
के मंत्रालय से रिलेटेड है। अब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान भी उतने ही सशक्त थे जितने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन भाई बहुत सारे बल होते हैं जिसमें एक धनबल भी होता है, कॉरपोरेट का भी होता है, और बहुत सारी चीजें होती हैं। मोदी जी वहां से निकलकर प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन उनसे कम काबिलियत प्रधानमंत्री बनने के लिए भाजपा का प्रधानमंत्री भाजपा शिवराज सिंह भी नहीं रखते। और शिवराज सिंह चूंकि वो कभी किसी से दबाव में नहीं आते थे, और उनका वो अकेले ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के भीतर जिन्हें पूरे मध्य प्रदेश में जिनकी कहीं ना कहीं स्वीकार्यता है। और वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इन दोनों दलों को अलग रख दें तो शिवराज सिंह चौहान आज भी वहां पर सर्वाधिक सक्रिय लोकप्रिय नेता हैं। इस बात में कोई भ्रम होना नहीं चाहिए, मुझे नहीं है। तो कमलनाथ बहुत मजबूत है, लेकिन इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में जो भले ही तोमर जी हों, भले ही अपने ये उधार वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, या अपने कैलाश विजयवर्गीय हों, या बाकी लोग हों, इनमें किसी में भी ऐसा इनका कद नहीं है कि जो शिवराज सिंह चौहान से चंबल संभाग से लेकर और रीवा तक जो उनको कोई चुनौती दे सके, या जिसकी पकड़ हो, या जो लोगों की नब्ज जानता हो। और फ्रीवीज की जहां तक बात है तो शिवराज सिंह ने जैसे ही प्रियंका गांधी ने पहली रैली में गारंटी दी, शिवराज ने उन गारंटियों को देकर और उसका इम्प्लीमेंट भी शुरू कर दिया है। बहुत सारी लाडली बहन योजना उनकी है, महिलाओं में बड़े उनका है, अपना बहुत काम किया है। ऐसा नहीं है उन्होंने रेवड़ियां सबसे ज्यादा बांटी हैं, उनके मुकाबले किसी ने उतनी रेवड़ियां नहीं बांटी हैं, लेकिन इतनी सीटों की मतलब पर कैंडिडेट तय हो जाने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान को रैली में ये पूछना पड़ रहा है कि क्या शिवराज सिंह चौहान ने अच्छा काम किया या नहीं किया, क्या आप क्या मुख्यमंत्री पसंद आए या नहीं आए, मुझसे आप संतुष्ट हैं या नहीं है, आप मुझे दोबारा मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं या नहीं है। और उसके साथ उन्होंने फिर मतलब भरे मन से ये भी पूछ लिया कि आप मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं, आपके पसंदीदा हैं या नहीं है। इस तरीके के सवाल भी उन्होंने कर लिए, और फिर वो उसे फिर बड़े खूबसूरती के साथ, तो उनका जो फ्रस्ट्रेशन है शिवराज सिंह चौहान का वो दिखाई देता है। तो उस स्थिति में अगर शिवराज सिंह चौहान की निरंतर इसी तरह उपेक्षा होती रही तो शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे घातक वही होंगे। जो एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, एक चीज ये है कि दल बदल को जनता पसंद नहीं करती है। दल बदल के बाद जो सरकार आई वो फिर ज्यादा दिन टिकी नहीं, उसको जनता ने ध्वस्त कर दिया। जनता ने जो मैंडेट दिया, जनता ने जिसे चुना, और उसको जिस तरीके से तोड़ मरोड़ कर सरकार बनाई गई भारतीय जनता पार्टी की, उसे जिस तरह विधायकों को भाजपा शासित कर्नाटक में ले जाया गया, और जिस तरीके से वहां पर हॉर्स ट्रेडिंग हुई, तो सबने देखा है मध्य प्रदेश में। तो इसका कहीं ना कहीं जनता पर है। और तीसरी चीज ये है कि जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कि ये जो घोषणाएं की हैं, लॉलीपॉप दिए हैं, ये चुनाव के बाद लॉलीपॉप रहेंगे नहीं रहेंगे। और जनता को भी दिखाई दे रहा है कि जिसने लॉलीपॉप दिए हैं उसका नाम शिवराज सिंह चौहान है। तो वो शिवराज सिंह चौहान ही जब नहीं रहने वाले हैं तो लॉलीपॉप क्या करेंगे। वो देख रही है कि भाई जो चीजें केंद्र के हाथों में है उसमें तो 2 पैसे की रियायत केंद्र ने तो की नहीं है। अब इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में आदरणीय बता रहे थे कि क्या परिस्थितियां हैं।
वहां पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के झगड़े को जिस खूबसूरती के साथ मोहब्बत में बदला है राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व ने, वो काबिले तारीफ है। वो दोनों जो एक दूसरे की लिए देखने सुनने को तैयार नहीं थे, वो एकजुट होकर लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ वसुंधरा राजे हैं। वसुंधरा राजे को लगातार नेतृत्व जो है वो कर रहा है। बीच में एक ये भी सुनाई दिया था कि समझौते की कुछ शर्तें थी कि फिर से मतलब उनका नेतृत्व घोषित कर दिया जाए, तो उन्हें फिर अशोक गहलोत के समक्ष उस सीट से लड़ना पड़ेगा और इस तरीके की कुछ रही होंगी। बात तो सही नहीं है, लेकिन सूत्रों से जैसी भी कच्ची पक्की बात आती है तो वो बहुत परिपक्व नेता हैं वसुंधरा राजे, और उनकी लोकप्रियता अच्छी खासी लोकप्रियता है। अशोक गहलोत के बाद जितने भी सर्वे आए हैं, लोगों ने उनको सबसे दूसरे नंबर पर लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद किया है। और रही सही कसर अभी जो हवा निकाल दी है राजस्थान में, वो माधुराव ने निकाल दी है। अब माधुराव एक किसान है जिसके फोटो पर पूरी भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान चुनाव की कैंपेन डिजाइन की थी कि किसानों की इतनी दुर्दशा हो गई है राजस्थान में कि उन्हें अपनी जमीनें कर्जा चुकाने के लिए नीलाम करनी पड़ रही है या उन्हें बेचनी पड़ रही है। वो एक तरीके से बहुत कुचक्र में फंस गए हैं। तो ऐसी स्थिति में माधुराव ने मतलब उसका पोस्टर लगाया कि इतने हजार किसानों ने अब की जमीन उनकी नहीं रही, नीलाम हो गई है। अब माधुराव ने जब उसके देखा तो भाई ये दो चीजें भारतीय जनमानस में बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली चीज ये है कि वो अपनी पगड़ी को सलामत रखना चाहता है, मतलब अपनी इज्जत को समाज में। अगर किसी को ये पता चल जाए कि हरि जोशी कर्जदार हो गए हैं, उनके पास में कुछ नहीं है, दो पैसे नहीं है, तो वो समाज में वो आत्मग्लानि से वो व्यक्ति मरने लगता है और दूसरे लोग उसे हकारत की नजर से देखने लगते हैं। उसके तो पूरे राजस्थान में बीजेपी ने होर्डिंग्स लगवा दिए कि ये मतलब, और इतने हजार किसानों ने मतलब बेच दी। उसके रिश्तेदारों ने फोन किए कि भाई तुम्हें कोई परेशानी थी तो तुम हमसे आकर कहते, हमें फोन करते, हम आपकी सहायता को खड़े होते। आपने ये मतलब ये कैसे कर दिया कि हो गई है। तो ये सारी चीजें, अब वो किसान जो है रोता गाता रहा, कुछ मीडिया वालों के संपर्क में आ गया, पता चला तो बोले उसकी फर्जी फोटो छाप दी है। तो वो पूरी कैंपेन भारतीय जनता पार्टी की उसी पर थी। किसानों की दुर्गति और तमाम सारे मुद्दे थे गरीबों के। तो वो फिर कल पहुंच गया वहां अशोक गहलोत के से मिलने के लिए, और अशोक गहलोत ने उसको प्यार से पुचकारा और कहा कि ठीक है, जो भी कहा, बोला कि नहीं साहब मेरा पोस्टर हटवाइए। तो अब सुनने में आ रहा है कि उसके साथ में, वो अशोक गहलोत के साथ में जहां जहां वो होर्डिंग्स लगे हुए हैं उसके बराबर में गहलोत साहब एक होर्डिंग मतलब कांग्रेस पार्टी वहां पर लगा देगी। तो इस तरीके से देखे वो वहां पर उनका जो योजना थी वो पहले ही मतलब ओपनिंग बल्लेबाजी जो थी उनकी, वही 0 रन पर वो आउट हो गए राजस्थान में। और अभी तो देखिए आने वाले दिनों में वहां पर क्या क्या होता है। भाई ये जितने भी रिवेल होंगे या आज कल के बाद से पता चलेगा कि वसुंधरा राजे का स्टैंड क्या होता है। कल के बाद से पता चलेगा, आचार संहिता लागू हो गई और केंद्रीय मतलब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव होगा। ये तो बड़ा वो है कि वो नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी, मतलब कोई व्यक्ति नहीं है, संस्था है। और मोदी जी भी अब व्यक्ति नहीं बचे हैं, मोदी जी संस्था हो गए हैं। मोदी जी अब भारतीय जनता पार्टी हैं। मोदी जी अब मतलब स्वयं में इतनी बड़ी संस्था है कि पार्टी और पार्टी की जो पितामह पार्टी है, वो मतलब संगठन है, वो भी पितृ संगठन है, वो भी उनको अब बौना लगने लगा है।
और उन्हें ये भ्रांति है कि वो अभी ब्रांड हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, या उन्हें ये भ्रांति है कि वो कोई ना कोई तिकड़म लगा के, कोई ना कोई ऐसा पासा फेंक कर बाजी को आखिरी दम पे उलट देंगे। जैसे पिछली बार उनके बिल्ली के भाग से छीका टूट गया था, तो लेकिन हमेशा बिल्ली के भाग से छीका नहीं टूटा करता। छत्तीसगढ़ में प्रशांत जी, उनका रिपोर्ट कार्ड भूपेश बघेल का बहुत ही लाजवाब है, और वहां उनके सामने कोई चुनौती आज की तारीख तक दिखती नहीं है। वो छत्तीसगढ़ की बड़ी विक्ट्री होगी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में अगर वसुंधरा राजे और शिवराज को साध लिया और इन्हें घोषित कर दिया तो संघर्ष कांटे का होगा, वरना इन दोनों राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी अगर इन्हें नहीं साधा। तीसरी, जब से खड़गे साहब को कांग्रेस ने अध्यक्ष बनाया है, तब से तेलंगाना में कर्नाटक के बाद, कर्नाटक का बहुत सारा बॉर्डर लगता है, वहां पर कांग्रेस की रैलियों में जो भीड़ आ रही है, जिस कदर लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, और जो खबरें वहां से आ रही हैं स्थानीय पत्रकारों से और कुछ और जो लोग हैं उनसे पता चलता है कि तेलंगाना में कांग्रेस का मतलब प्रचंड बहुमत आने वाला है, सबसे बड़ी पार्टी होगी और बड़े मार्जिन से जीतेगी, और भारतीय जनता पार्टी का आकार तेलंगाना में बहुत कम रह जाएगा, या बिल्कुल दक्षिण भारत में उनके खाते खुलने मुश्किल हो जाएंगे। तो ये तो राज्यों की स्थिति है। अब लेकिन राज्यों का और 2024 में अंतर होता है। पिछली बार भी कहा था कि नारा लगवा दिया था राजस्थान में, तो कभी कभी क्या होता है कि आप जिस डाल पे बैठे हो उस डाल को ही काट रहे हो, तो आपको कोई समझाता है कि भाई ये इस डाल पर तो आप बैठे हुए हो, आप जिसे काट रहे हो, तो एंकार में दिखाई नहीं देता, वो डाल कट जाती है तो वो भी नीचे आता है। तो पिछली बार राजस्थान में इन्होंने नारा लगवा दिया था, वसुंधरा तेरी खैर नहीं और मोदी तुझसे बैर नहीं। तो आप बताइए, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, ये नारा पिछली बार लगवा दिया था। तो मतलब सीधा सीधा मैसेज था कि वसुंधरा को हरवा दीजिए आप, अगर वो मोदी समर्थक लगा रहे थे तो। और या सीधा सीधा सा ये था कि नाराजगी है वो वसुंधरा से है, मोदी साहब से सब संतुष्ट है। मोदी साहब तो स्टार वैल्यू के व्यक्ति हैं, वो तो सीधे अवतार पुरुष हैं, देवतुल्य हैं, उनसे है ना। तो अब देखिए मुकाबला जो है वो बहुत छोटे से पप्पू की बड़ी पार्टी कांग्रेस और चक्रवर्ती सम्राट माननीय नरेंद्र मोदी के बीच है। अब बहुत एक नियम है, शाश्वत नियम है कि कोई जहाज कितना भी ऊंचाइयों पर चला जाए, कोई पक्षी अपने मजबूत पंखों की सहायता से कितनी भी उड़ान भर ले, उसे लौटना जमीन पर ही होता है, लैंड करना जमीन पर ही पड़ता है। पक्षी को किसी ना किसी डाल पर लैंड करना पड़ता है, वो सदा आकाश में विचरण नहीं कर सकता। ये प्रकृति का बहुत सीधा साधा सा नियम है। और आने वाला समय बताएगा, 5 राज्यों के जब चुनाव परिणाम आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि इन चुनाव परिणामों के से आगे 2024 के लिए हमें क्या संदेश मिलता है। हो सकता है मैंने जो कहा वो बिल्कुल उसका उलट भी हो जाए, 5 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ में माननीय मोदी जी आ जाए, कोई ऐसी हो जाए तो। लेकिन अभी जो हालात हैं वो अभी कुछ दिनों में और बिगड़ने वाले हैं, महंगाई भी थोड़ी और बढ़ने वाली है। इजराइल का जो युद्ध हुआ है उसमें असर हमारे देश की आर्थिक स्थितियों पर भी पड़ने वाला है। जी प्रशांत जी।
बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कहीं न कहीं राजनीतिक चुनौतियाँ बीजेपी के लिए बढ़ रही हैं और जिससे विभिन्न प्रदेशों में जो राजनीतिक उनके जो प्रादेशिक नेतृत्व है, उसके साथ भी जो उनका समन्वय का अभाव है, उनके लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। और ये चुनाव परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव की दिशा में भी कुछ न कुछ जो राजनीतिक जो माहौल है उसको भी परिलक्षित करेंगे। और हालाँकि जैसा आपने कहा कि जब चुनाव परिणाम आ जाएँगे उसके बाद ही पता चलेगा कि मतदाताओं ने किस पार्टी के पक्ष में, किन नेताओं के पक्ष में अपने मत को दिया है, किसके प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। लेकिन सब अनुमान है और उन्हीं अनुमान पर आज में चर्चा थी। और मैं जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव की जो घोषणा हुई है उसको लेकर जो आपने सभी ने विश्लेषण किया, हमारे जो पैनलिस्ट हैं आज के सुनील शुक्ला जी, हरिशंकर जोशी जी और हिमांशु जी ने बहुत ही विस्तार से बड़ा सार्थक इसका विश्लेषण किया है। मुझे विश्वास है कि हमारी जो चर्चा जरूर पसंद आएगी और मैं पुनः अपने जो पैनलिस्ट हैं सुनील जी, हरिशंकर जी और हिमांशु जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।